अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है और गायब होने की वजह ये थी कि कोई इनटेक चल रही थी सितंबर वाली और स्टूडेंट्स के प्रोसेस हो रहे थे और स्टूडेंट्स अब आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये था मेरा इस इनटेक का पहला केस। तो इनसे बात करते हैं कि इनका कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, प्रोसेस कैसा चला है और यूके आने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन नीडेड होती है वो हो चुकी है नहीं हो चुकी, अकोमोडेशन का क्या सिलसिला है, जॉब की क्या सिचुएशन है इस टाइम लंदन के अंदर। तो सब कुछ इन्हीं से पूछेंगे। कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के वो जो हैं वो किए जाएँ और उनके आंसर रेलिवेंट लिए जाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम अली हसन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाए समझ भाई ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ रेवनबॉर्न में हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेवेंसबोर्न में आपका एडमिशन हुआ है। तो आपकी पास्ट एजुकेशन क्या थी? मेरी बैचलर्स थी इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन। तो अभी कौन सी डिग्री में आपका एडमिशन हुआ है? मैंने मास्टर में लिया एमएससी डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो ये विद प्लेसमेंट है या विदाउट प्लेसमेंट है? विदाउट प्लेसमेंट 1 ईयर। 1 ईयर का प्रोग्राम है। तो आपने आइल्स किया हुआ था या कोई अल्टरनेट टेस्ट? कौन सा टेस्ट था आपके पास? मैंने पीटी किया हुआ था। पीटीई किया था। और कितने बैंड होते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 6 पे एडमिशन हो जाता है या नहीं हो जाता, तो आप उनको बताएंगे कि आपके कितने बैंड थे? मेरा तो 6 पे हो गया था क्योंकि मेरा आपने ही किया था 6 पे। ऐसा ही है। तो मेरा हो गया 6 पे, बाकियों का मुझे नहीं पता इस बात का। ऐसे ही तो ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं 6 पे। ये नहीं कि बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होता, हो जाता है। एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई है और इनके 6 बैंड थे, नॉट लेस दैन 6 थे किसी भी मॉड्यूल में। तो आप लोग भी अगर 6 बैंड के साथ करते हैं तो आपका भी प्रोसेस हो सकता है लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो अभी आप यूके कब पहुँचे हैं और कितना अर्सा लगा आपको ये टोटल प्रोसेस होने में? फॉर टाइम आप स्टार्ट कर लें जब आपने एप्लीकेशन मुझे दी थी एंड आपको जब वीज़ा मिला है और आप यूके पहुँचे, टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन लगा? फिर एक एक स्टेप पे बारी बारी जाते हैं। मेरी जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दिए थे ना, तो उसके तकरीबन 1 दिन बाद अनकंडीशनल लेटर आ गया था। ठीक है। पहले आपने अनकंडीशनल मंगवा लिया था, ठीक है। कंडीशनल मंगवा लिया था। अनकंडीशनल जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए थे तो 1 दिन में ही आ गया था। ऐसा ही है। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई थी तो कैश आने में तकरीबन लगे थे 3 डेज़। 3 डेज़ कैश आ गया था। और जब मैं एम्बेसी में बायोमेट्रिक दे के आया था तो उसके तीसरे चौथे दिन मेरे हाथ में पासपोर्ट था। तो प्रायोरिटी वीज़ा था या ऑर्डिनरी ही था? ऑर्डिनरी वीज़ा था। ऑर्डिनरी priority वीज़ा। और 4 दिन में जो है पासपोर्ट स्टूडेंट के हाथ में था यूके विजिनेट ला के स्टिकर ला के। इस्लामाबाद ऑफिस। इस्लामाबाद जो वीएफएस का ऑफिस है जेरिस वालों का। तो मतलब आप ओवरऑल क्या लें कि आपके 60 डेज़ या 65 डेज़ लगे होंगे टोटल प्रोसेस में, फ्रॉम द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू द डेट अराइव्ड इन यूके? लेस देन 2 मंथ। लेस दैन 2 मंथ्स लगे हैं इनके। तो अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो ना तो इतना कोई इशू नहीं होता। 2 महीने की टोटल ये प्रोसेस होता है और आप लोग इजीली आ जाते हैं। तो जब अभी आप पहुंच गए हैं तो यूनिवर्सिटी रिपोर्ट किया है, क्या सिस्टम था, क्या कैसे चले हैं अभी आप? अभी तो आपको कहने पे एक डीआरपी कलेक्ट किया था। ठीक है। उसके बाद आप ही ने एनआई नंबर अप्लाई किया है, बैंक ठीक है। अकाउंट खुलवा दिया है। ठीक तो है। ये सारा कुछ छोटी छोटी चीज़ें करा दी हैं आपने ही। अब बाकी अभी यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट होगी तो यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो अभी कितने दिनों में आपका ये जो है एनआई का अप्लाई हो गया है, पासपोर्ट सॉरी बैंक अकाउंट खुल गया है, घर कार्ड आ गया, कितने दिन लगे होंगे सारे प्रोसेस में? एनआई का आपने रेफरेंस नंबर तो उसी दिन उसी टाइम दे दिया था। ऐसे ही। और जो डेबिट कार्ड था उसकी कंफर्मेशन आ गई थी और विद इन 2 डेज डेबिट कार्ड घर आ गया था। यस। तो आधे घंटे में इनका अकाउंट ओपन हो गया था बैंक में। बैंक का नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है? मुझे प्रमोशन वगैरह तो नहीं मिलती ना, इसलिए नाम नहीं बता सकता। लेकिन मैंने इनका फिजिकल बैंक जो यूके का बड़ा बैंक शुमार होता है उसमें सिर्फ आधे घंटे में एप्लीकेशन की और सक्सेसफुल हुई और उसी टाइम इनको अकाउंट नंबर शॉर्ट कोड मिल गया। और नेक्स्ट हाँ 2 डेज़ बाद इनको वो डेबिट कार्ड और विद अकाउंट कंफर्मेशन लेटर घर पहुंच गया था। तो जो आपने मेरे से प्रोसेस करवाया है, तो किसी प्रोसेस के फेज़ में कोई हर्डल पेश आई हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि आपको मतलब क्लियरिटी ना मिली हो मेरी तरफ से, या कोई आपके क्वेश्चंस हों तो उनको टाइमली रिस्पॉन्ड ना किया गया हो, तो कैसा इसमें कोई आप बताएं? नहीं, ऐसा आपकी तरफ से तो कुछ नहीं आया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने हर्डल क्रिएट करने की कोशिश काफ़ी जगह पे की थी, तो वो आपने टैकल कर ली थी जिस तरह करनी थी। तो मतलब डिले होने नहीं दिया। ऐसा सही ही बात। है। इनकी जो फीस थी वो थोड़ा सा वो इशू बन गया था, कोई आई थिंक कोई स्टूडेंट आईडी आगे पीछे हो गई थी।
तो वो डिले हो गई थी, और यूनिवर्सिटी आपको पता है एक दफ़ा यूनिवर्सिटी फ़ीस फंसा दे तो बड़ा मुश्किल से उनसे निकलवाना होता है रेसिप्ट जो होती है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई थी टाइम पे। कैश भी 3 दिन में आ गया था, तो तमाम प्रोसेस हो गया। तो अभी आते हैं मेन फोकस पे कि पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिचुएशन है, और कहीं ट्राई किए हैं, कैसे किस मेथड से आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की है, और क्या सिस्टम था जॉब्स के वाले से। समझ भाई, जॉब का अभी जो है वो तो अवेलेबल है मार्केट में। मैं भी एक दो इंटरव्यूज़ के लिए गया हूँ, आपने भी एक दो जगह रेफ़र किया था, और एक दो और मेरे जानने वाले थे, उन्होंने भी रेफ़र किया मुझे, तो गया हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर जॉब हो जाएगी मेरी। लास्ट वीक में आया हूँ, अभी मुझे 7 डेज़ भी नहीं हुए, तो इंशाल्लाह मेरी जॉब मंडे से ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी। और फुल टाइम मतलब जो भी 20 आवर्स अलाउ हैं उसका इशू नहीं होगा मुझे, तो उसके बाद फिर बाकी देखते हैं। बाकी जो है अभी क्रिसमस आने वाला है, अभी ये क्रिसमस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, एक सेमेस्टर गुजरेगा तो क्रिसमस की तरफ चली जाएगी तमाम मार्केट। तो फिर जो है फुल टाइम वर्क ला हो जाता है तकरीबन 20-25 दिन, तो उसमें अच्छा खासा बच्चे काम कर लेते हैं, स्टूडेंट्स काम कर लेते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम फीस हो सके वो कर सकें। तो एक जो ज़रूरी बात पहले रह गई यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आपकी यूनिवर्सिटी ने कितनी फ़ीस थी आपकी एक ईयर की, और कितना स्कॉलरशिप मिला आपको, और कितनी पे करके आए हैं। तो स्टूडेंट्स का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बताएं कि जो स्कॉलरशिप भी देती हो, ताकि ओवरऑल फीस में थोड़ा सा कम हो जाए। तो उनके वाले से थोड़ा सा आप बताएं इनको। मेरी फ़ीस जो थी वो थी 18,000 पाउंड एक साल। तो आपने पहले तकरीबन 4,000 का स्कॉलरशिप लेके दिया था, तो उसके बाद फिर जब फ़ीस वगैरह जमा करवाई था आपने एडिशनल 500 का डिस्काउंट लेके दिया। मैंने चेक किया था काफ़ी स्टूडेंट्स का, तो आईटी वाले थे, उन्हें नहीं मिला, उन्हें नहीं दिया था, कुछ को मिला था कुछ को नहीं मिला था। मार्केटिंग में भी कुछ को मिला था कुछ को नहीं मिला था, लेकिन आपकी वजह से शायद मुझे मिल गया, तो वो 500 का मुझे मज़ीद मिल गया। इसके बाद मेरी टोटल फ़ी जो थी वो 13,500 पाउंड हो गई थी। और आपने पाकिस्तान से कितनी फ़ीस पे की है। मैंने पाकिस्तान से 8,400 पाउंड में लेके आया हूँ। मतलब 65% ओवरऑल, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं मैं उनको बताता हूँ 65% फीस आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। आल्दो के कोई 3,000 पे 4,000 पे आपको दे देती है पाउंड पे, सॉरी एडमिशन, कोई 5,000 पे एडमिशन दे देती है, लेकिन लेकिन बाद में फिर मसला भी तो करते हैं ऐसा ना ही है। अभी कुछ आपकी मेरा यूनिवर्सिटीज़ वाले। ऐसा ही है, मेरा ख्याल 5-6 हज़ार फीस रहेगी, 5,500। 5,000 कुछ हाँ, रहेगी। 5,500 फीस रहेगी, जो कि मेरा ख्याल है 500 पर मंथ भी ये देंगे ना, तो डिग्री ख़त्म होने से पहले इनकी फ़ीस 5,100 रहेगी। 5,100, तो 500 भी दें तो मेरा ख्याल है 6-7 महीने में अगर मैं बीच में वो भी डाल दूँ फुल टाइम 4,000 पर मंथ। 400 पर मंथ। 400 हाँ, पर 400, तो इनकी फ़ीस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, स्कॉलरशिप भी अच्छा मिल गया है। बात ये होती है कि आप एप्लीकेशन कैसे पुटअप करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपको मिलती हैं, जैसे कि इनको 500 की जो थी एडिशनल स्कॉलरशिप मिली थी, वो ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ना कंसल्टेंट बताते नहीं होते कि लास्ट डेट से पहले ये डेट है, आप फ़ीस जमा करवा दें। इनकी फ़ीस मैंने 1 महीना पहले डिपॉजिट कर दी थी, जिससे इनका टाइमली प्रोसेस भी हुआ, और इनको उसकी वजह से 500 एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिला। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यकीन नहीं करते, स्टूडेंट आईडी पे फ़ीस नहीं जमा कर रहे थे, सॉरी एप्लीकेशन आईडी पे, तो इन्होंने यकीन भी किया, एप्लीकेशन आईडी पे भी फ़ीस जमा कराई, और टाइमली सारा प्रोसेस हुआ है। और ये था इनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू। और अगर आपकी कोई सजेशन हो स्टूडेंट्स के हवाले से, और यूके पहुंचने के हवाले से, टिकट्स के हवाले से, टिकट आपने कितने का लिया था, आजकल टिकट्स बड़े महंगे हुए हैं। मेरी तरफ से एक ही सजेशन है भाइयों, जितना जल्दी हो सके, अगर आपका वीज़ा लग गया है तो उसे डिले मत करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपको सेटल होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ताकि आपके पास एक अच्छा हैंडसम टाइम हो, आप अगली अपनी फ़ीस को कलेक्ट कर सकें, जॉब ले सकें, माहौल के आदी हो जाएं। और सेकेंडली, टिकट मैंने एमिरेट्स से लिया था, खुद ही लिया था एमिरेट्स की वेबसाइट से। जब मैंने परचेज़ किया था टिकट की प्राइसेस बहुत हाई थी। मतलब मैंने 12 अगस्त का टिकट लिया था, 11 का, और जो 13 का था वो था 4 लाख का, और जो मुझे मिला था वो 280 का मिला था। तो 1,20,000 का डिस्काउंट, 1,20,000 मतलब रेट में फ़र्क फेयर था, लेकिन फिर भी वो हाई था। मतलब उसके अलावा जो नॉर्मल रेट्स जो होते हैं टिकट्स के, अब 1.5-2 लाख, 2.25 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा टिकट मिल गया था उन दिनों के हिसाब से। ऐसा ही है। अगर आप लोगों ने भी टिकट लेना हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो टिकट्स जो हैं अभी अवेलेबल हैं। ट्रैवल एजेंसी एक है, और एक दो एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि अभी अच्छा डिस्काउंट भी दे रही हैं, 50% अप टू 50% तक, अगर आप टिकट अगस्त के महीने में बुक करते हैं, सितंबर अक्टूबर की किसी डेट का, तो वो भी मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको यहाँ पर पहुँचने के बाद कोई
अकाउंट्स खोलने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई एनआई के हवाले से आ रही है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें। पहले भी आपकी क्वेरीज़ के जो टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाता था, तो अभी भी किया जाएगा। और ऐसी इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ आती जाएंगी, और साथ साथ मज़ीद भी कुछ इसमें आगे लेकर चलेंगे चैनल को। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, इमिग्रेशन ने क्या पूछा आपसे? अच्छा, इमिग्रेशन पे एक चीज़ थी, समझ में नहीं, मुझे कहा था कि कॉन्फिडेंस आपने मेंटेन अपना रखना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। तो मैंने तो सिर्फ थोड़ी चीज़ें इन्होंने कही थी कि फ़ीस का पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, कोर्स का पता होना चाहिए, आपके सारा कुछ ये पढ़ लेना उन्होंने मुझे कहा था। तो उस टाइम मैं पैनिक क्रिएट नहीं किया जब क्यू में लगा हुआ था लाइन में। तो जब मैं क्यू में आया तो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, तो उन्होंने मुझे काउंटर भेजा, कॉन्फिडेंस मेंटेन मैंने रखा, जाके उन्हें पासपोर्ट दिया। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उसके बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं किया, मेरे से उन्होंने बस स्टैंप लगा के मुझे वीज़ा हाथ में पकड़ा दिया, पासपोर्ट, और मैं आगे चला गया। ऐसा ही होता है, बस कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है, बाकी कोई इशू नहीं होता। जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है ना, वही आप अगले के लिए काफ़ी होता है कि उसने आपको कैसे उसको असेस करना है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कोई इलीगल अल्लाह माफ़ करे काम तो नहीं कर रहे, वीज़ा लेकर आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो डटा के पैसे भी दिए हैं, तो फिर डट के मुकाबला भी करना पड़ता है, आंसर देने पड़ते हैं, डरना नहीं होता। इंग्लिश आती है बोलनी, आइल्स किया हुआ सारों ने, ऐसी बात नहीं कि आइल्स नहीं किए बगैर आए हैं, तो सब आइल्स करके आते हैं, कोई ना कोई काम करके आते हैं इंग्लिश के वाले से। तो बस यही सजेशंस थी, ये वीडियो थी, और मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।